हाँ जी, मैंने आपको टाइप्स ऑफ सर्विसेज करवाना शुरू किया था। बिजनेस सर्विसेज चल रही हैं। बिजनेस सर्विसेज में टाइप्स ऑफ सर्विसेज मैंने आपको करवाना शुरू किया था। क्या होती है बिजनेस सर्विसेज? क्या बताया था? कुछ बताया था आपको क्लासेस में, जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस इस दौरान हुई हैं? क्या नेचर है सर्विसेज का? क्या होती है सर्विसेज? सर्विस क्या होती है आपको ये नहीं पता? जो बिजनेस को चलाने के लिए, सिर्फ बिजनेस को चलाने के लिए होती है सर्विसेज। आप किसी की सर्विस लेते हो? कभी किसी की सर्विस ली है? हाँ, नहीं लेते आप किसी की सर्विस? क्या लेते हो सर्विस लेते हो तो? बैंक की सर्विस लेते हो। और ये तो 3 टाइप्स की सर्विस है। वैसे आप मैम, सर्विसेज कभी लेते हो? जो हमारे लिवलीहुड के लिए हमें हेल्प करती है, जो हमारे जो हमारी लाइफ के लिए, मतलब हमारे मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए हेल्प करती है। हाँ, और अगर आप किसी की सर्विस लेते हो तो आपको क्या मिलता है? आप पेमेंट करते हो? सर्विस लेते हो तो ये क्या वो मैम आपको फ्री ऑफ पेमेंट कॉस्ट मिलती है या पेमेंट के बदले मिलती है? दोनों तरह की होती हैं। एक मेन आपकी जो पेमेंट के थ्रू होती हैं, उसमें आपको क्या मिलता है बदले में? क्या मिलता है बदले में? पैसे देते हो तो क्या मिलता है? संतुष्टि, बेनिफिट। बेनिफिट मिलता है आपको, कुछ उसका फायदा होता है तभी किसी को पैसे देते हो या ऐसे दे देते हो? अगर किसी से बिना फायदा लिए या बिना कोई सामान लिए अगर आप पैसे दोगे तो उसे क्या कहेंगे? वो डोनेशन होगी, चैरिटी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी से कोई चीज़ बदले में लेकर बदले में पेमेंट करते हो तो वो ट्रांजैक्शन कहलाती है, लेन देन कहलाता है। लेन देन, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? लेन देन। तो सर्विसेज क्या होती हैं? जिनको हम छू नहीं सकते। हम पेमेंट करते हैं, अगर हमने सामान लिया हम उसे छू सकते हैं, ठीक है, वो टेंजिबल गुड्स हुए। अगर हमने किसी की सर्विसेज ली तो हम उसे छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो सर्विसेज आर इंटेंजेबल, ठीक है। नेचर क्या है इसका? जैसे इन्होंने डिफरेंस बिटवीन इंटेंजिबल। सर्विस एंड गुड्स में बताया, जैसे नेचर एंड एक्टिविटी और प्रोसेस वॉच, जैसे कि वॉचिंग अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल, जहाँ पर सर्विस लेने वाला व्यक्ति खुद इन्वॉल्व होता है, वो भी उसको वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। जो सर्विस जब ली जाती है तो हमें वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। और अगर आपने उसी मूवी को देखने के लिए आपने कोई कैसेट खरीद ली, कोई सीडी खरीद ली, तो वो क्या कहलाएगी? आपने गुड्स खरीदे। लेकिन आपने हॉल में जाकर मूवी देखी तो आपने सर्विस ली। आपने रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया तो आपने किस चीज़ की पेमेंट की? सर्विस की। लेकिन आप खाना खरीद सर्विस। कर घर लाए तो आपने गुड्स खरीदे। टाइप हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होता है? अलग अलग। होमोजीनियस सेम, इकट्ठा। एक सा। होमोजीनियस मतलब एक सा, हेट्रोजीनियस डिफरेंट डिफरेंट। तो सर्विसेज हेट्रोजीनियस डिफरेंट। होती हैं या होमोजीनियस होती होंगी? हेट्रोजीनियस कैसे? अलग अलग व्यक्ति को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सर्विस जनरेट बनाकर देनी पड़ती है। जैसे आप किसी का अगर ऑटो लेते हो, ऑटो हायर करते हो। मैम, आपकी वीडियो ऑन नहीं है। वीडियो ऑन नहीं है? क्यों? नहीं स्क्रीन मैम, मैंने शेयर शो कर नहीं तो हो रहा। रखी है। कहाँ शो गई नहीं भी? हो रही पर। आवाज आ रही है आपको? देखना पड़ेगा वीडियो। स्क्रीन शो हो रही है आपको? मैम नहीं, अभी नहीं हो रही, पर आपकी वीडियो दिख रही है अब। चलो, मैम अब हो गई। चलिए। हाँ जी, हेट्रोजीनियस यानी कि हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसर को गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर की सर्विस ले रहे हो, तो जैसी बीमारी होगी वैसी उसकी सर्विस होगी।
ऑटो रिक्शा ले रहे हो, किसी की हायर कर रहे हो, तो जहाँ आपको जाना है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको सर्विस देगा। बैंक में जा रहे हो तो आपको अगर पैसे विड्रॉ करने हैं तो पैसे विड्रॉ करने की सर्विस मिलेगी, पैसे सब जमा करवाने हैं तो जमा करवाने की, लोन लेना है तो यानी हर कस्टमर को उसको जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसी सर्विस दी जाती है, तो यानी कि हेट्रोजीनियस होती है। लेकिन जो सामान लिया जाता है वो कैसा होता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक सा, मिला जुलाई से। एक सा, बिल्कुल मिला जो नहीं, एक सा। जैसे मान लो आप एक रिनॉल्ड का पेन लेकर आए तो उसका रिनॉल्ड के पेन में अलग अलग क्वालिटी है, तो जिस ब्रांड जिस क्वालिटी का पेन आपने लिया तो चाहे कोई भी बच्चा लेकर आए वो सेम होगा, ठीक है। यानी कि उसके अंदर आपने अलग अलग वैरायटी हो सकती है, तो लेकिन एक वैरायटी के आपको बहुत सारा सामान एक सा मिलेगा। टीवी खरीदा आपने, टीवी का आप कौन सा वो ले रहे हो, स्पेसिफिकेशन वाला ले रहे हो, फिर जितने भी टीवी होंगे वैसे सब एक से होंगे। इंटेंजिबिलिटी किसकी, कौन सी चीज़ इंटेंजिबल है, गुड्स या सर्विसेज? सर्विसेज जो है इंटेंजिबल है, ठीक है, इसीलिए हम सर्विसेज को इंटेंजिबल गुड्स भी कहते हैं। इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी का मतलब एक रूपता, एक सार तरीका होना। तो इसके अंदर किसके अंदर इनकंसिस्टेंसी होती होगी? सर्विसेज में। सर्विसेज में इनकंसिस्टेंसी होती है, किसी टाइम जो है कस्टमर्स की वही, जैसे कि हेट्रोजीनियस हो गया ना, समझ लो ये वही पॉइंट है, ठीक है, कि आपने ये क्या है, डिफरेंट कस्टमर हैविंग डिफरेंट डिमांड्स, जैसे कि इन्होंने मोबाइल सर्विसेज की दी, और गुड्स में डिफरेंट कस्टमर्स गेटिंग स्टैंडर्डाइज डिमांड फुलफिल्ड, ठीक है। जो अगर इनका गुड्स होंगे तो सभी को एक सी मिलेगी, लेकिन अगर आपने मोबाइल खरीदना है तो सबको एक सा मिलेगा, लेकिन अगर मोबाइल पर रिपेयर करवाना है, मोबाइल में रिचार्ज करवाना है तो वो आपको अपनी अकॉर्डिंग होगा। रिचार्ज नहीं, मोबाइल की रिपेयरिंग अगर आपको करवानी है, टीवी खरीद रहे हो तो सबका एक सा होगा, लेकिन टीवी में सर्विस करवानी है तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, टीवी में जो खराबी होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। गाड़ी खरीद रहे हैं तो गुड्स होंगे, लेकिन गाड़ी की रिपेयरिंग करवाना वो सर्विस ली जाएगी। इनसेपरेबिलिटी, किसमें इनसेपरेबल है? इनसेपरेबिलिटी का मतलब है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन अलग अलग हो पाना। किसमें पॉसिबल है ये? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इनसेपरेबल है गुड्स के केस में। गुड्स के केस में प्रोडक्शन आप किसी टाइम करते हो, कंजम्पशन किसी टाइम हो सकता है, पहले से आपने सामान बनाकर रख दिया, ठीक है, और किसी दूसरे के थ्रू आप बिकवा भी सकते हो अपना सामान, खुद ये नहीं है कि प्रोड्यूसर खुद बेचेगा। लेकिन सर्विसेज के केस में क्या होता है? सर्विसेज के केस में क्या होता है? जो सर्विस लेने वाला होता है और जो उसे फिजिकली वहाँ पे इन्वॉल्व लेने होना वाले और पड़ता है। देने वाले दोनों को एक साथ फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, और वो पहले से प्रोड्यूस करके नहीं रखी जा सकती, ठीक है। डॉक्टर है तो डॉक्टर को खुद होना पड़ेगा, और पेशेंट को ट्रीटमेंट करने वाले पेशेंट को खुद वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। ऑटो में घूमने के लिए अगर आपको जाना है, कहीं ट्रैवलिंग करनी है तो आपको खुद जाना पड़ेगा, और उधर से ऑटो ड्राइवर को खुद ऑटो ड्राइव करना पड़ेगा। इन्वेंट्री, आप इसको स्टॉक में नहीं रख सकते। किसको नहीं रख सकते हम स्टॉक में, बताओ? सर्विसेज को आप स्टॉक में नहीं रख सकते, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट, हाँ जी, दोनों की इन्वॉल्वमेंट होगी। किस केस में? सर्विसेज में दोनों की इन्वॉल्वमेंट होगी, और उसमें जरूरी नहीं है डिलीवरी के टाइम प्रोड्यूसर अवेलेबल हो, ये जरूरी नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज। आपको जो सर्विसेज इस चैप्टर में मेनली जैसे 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज दे रखी हैं, बिजनेस सर्विसेज, देन सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो पर्सनल, हम इंडिविजुअल लोग तो खैर उसको मतलब यूज़ करते ही हैं, बट हम यहाँ पर मेनली बात करेंगे ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस हाउसेस को भी यूज़फुल है। जैसे डॉक्टर की सर्विस है, वो बिजनेस हाउस के लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन बैंक की सर्विस इंडिविजुअल हमें तो यूज़फुल है ही, बेनिफिट हमें तो सर्व करता ही है, साथ में वो बिजनेस हाउसेस को, जो दूसरे बिजनेस हाउसेस हैं उनको भी सर्व करता है, ठीक है। इंश्योरेंस है, हम लोग भी उसका बेनिफिट लेते हैं इंडिविजुअल्स, लेकिन बिजनेस हाउसेस को भी वो बेनिफिट देता है, उनको भी सर्विस देता है। वेयर हाउसेज हैं, वेयर हाउसेज तो होते ही ज़्यादातर
यूज ही उनको बिजनेस हाउस करते हैं, हम लोग नहीं करते, कम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी इंडिविजुअल यूज करते हैं, लेकिन एक एक्सक्लूसिव कैटेगरी है जो बिजनेस हाउसेज यूज करते हैं। तो ऐसी कोई भी सर्विस जो बिजनेस हाउसेज के लिए यूजफुल हो उसको हम बिजनेस सर्विस कहते हैं। दो दे कैन बी यूज्ड बाय द इंडिविजुअल्स ऑल्सो, बट दे आर मेंट मेनली फॉर द बिजनेस हाउसेज। ठीक है, और ज़्यादातर इन सर्विसेज को इंडिविजुअल लेवल पर ऑर्गेनाइज भी नहीं किया जाता। इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले भी अपने आप में एक बिजनेस हाउस होते हैं। जैसे बैंक की सर्विस लेने वाले भी हम तो हैं ही, साथ में अदर बिजनेस हाउसेज हैं, लेकिन बैंकिंग का बिजनेस भी अपने आप में एक बिजनेस है, जिसको बैंकिंग करने के लिए भी अपना एक बिजनेस एक्टिविटी, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जाएगी। देना पेन। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में आप मेनली बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ोगे। दूसरी है रेड है क्या ये? दूसरी है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जिसमें हमें बदले में कुछ नहीं देना, देने वाला व्यक्ति वॉलेंटरली देता है। वॉलेंटरली मतलब अपनी इच्छा से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। दीज सोशल goals may be to improve the standard of living for weaker section of society, to provide educational services, to provide health care and hygienic condition in slum areas। तो ये वाली जो सर्विसेज हैं ये वॉलेंटरली अपनी इच्छा से दी जाती हैं और बदले में इसमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। इसके बाद पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज आर दोज विच आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स। दीज सर्विसेज कैन नॉट बी कंसिस्टेंट इन नेचर। कंसिस्टेंट नहीं होती, अलग अलग व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पर जब दी जा रही है तो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्रिएट की जाती है, और दे विल डिफर डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर। दे विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कस्टमर्स प्रेफरेंस एंड डिमांड। कैसा सर्विस देने वाला व्यक्ति है, इंडिविजुअल लेवल पर ज़्यादातर सर्विस दी जाती हैं। जैसे डॉक्टर्स की सर्विस हो गई, लॉयर की सर्विस हो गई, किसी CA की सर्विस हो गई, ऑटो ड्राइवर की सर्विस हो गई, जो इंडिविजुअल लेवल पर दी जा रही है। कोई पूरी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर ये काम नहीं हो रहा। ज़्यादातर जो ये सर्विसेज हैं वो इंडिविजुअल लोग यानी आम एक व्यक्ति एज अ पर्सन उसको यूज़ करता है। ठीक है, आप इस चैप्टर में डिटेल में बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ोगे, और बिजनेस सर्विसेज में भी जैसे कि वैसे इस चैप्टर में आपको 4 तरह की सर्विसेज दी हैं डिटेल में। बैंकिंग सर्विस और इंश्योरेंस के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन दिया हुआ है और वेयर हाउस दिया हुआ है। आपके सिलेबस में 2 चीज़ें हैं इसमें, बैंकिंग के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है और साथ में इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है। अब हम बात करेंगे बैंकिंग क्या होती है। आपको बैंक्स के बारे में कुछ पता है क्या होता है? बैंक्स क्या होते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जहाँ पर हम अपनी जो एक्स्ट्रा हमारी इनकम है उसको हम सेव कर सकते हैं। सेव तो हम घर में भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो बैंक हमारे पैसे पर हमें 2 बेनिफिट देता है। एक तो हमें हमारे पैसे के ऊपर अर्निंग देता है। घर में पड़ा हुआ पैसा तो वो उतना ही रहेगा, लेकिन अगर वो पैसा बैंक में चला जाता है तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलने पर लगता है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी हमारा पैसा सेफ रहता है, सिक्योर्ड रहता है ना। ये 2 तो हमें बेनिफिट हो गए। तो अब बैंक उस पैसे का क्या करता होगा? उसको वो लोन दे देता है। जिस व्यक्ति को वो पैसा चाहिए उसको वो लोन के रूप में, उधार के रूप में दे देता है, और बदले में उसको क्या मिलता है? बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। तो इससे किस किस को बेनिफिट हो रहा है? लोन लेने वाले को भी बेनिफिट हो रहा है। अब आपसे वो व्यक्ति हो सकता है डायरेक्टली लोन ना ले पाता, आप उसको लोन देने में हेजिटेट करते, आपको रिस्क लगता, लेकिन बैंक के बीच में आने से क्या हो गया? आप भी सिक्योर हो गए हो, आपके लिए भी बैंक रिस्पॉन्सिबल है और लोन लेने वाले के लिए भी। तो बैंक ने एक मीडिएटर का काम किया। ठीक है, तो बैंक्स क्या है? बैंक्स वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों से, पब्लिक से और बिजनेस हाउसेस से, दोनों से। ये बैंक में सिर्फ आपके अपने अकाउंट नहीं होते। आपको पता है बैंकों में
सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं, उनके भी अपने अकाउंट होते हैं। हमारे अपने स्कूल का भी अकाउंट बैंक में खुला हुआ है, ठीक है। किसी भी शॉपकीपर को, किसी भी बिजनेसमैन को आप देखोगे, सबका बैंक अकाउंट बिजनेस के नाम से खुला होता है। आपको पता है ना, बिजनेस इज एन इंडिविजुअल, इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो उस बिजनेस के नाम से उसका अकाउंट खुला होता है। तो बैंक्स वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर वो पब्लिक से उनकी सेविंग्स या जो भी रिसीप्ट्स हैं उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है, और वहाँ से जो लोगों को लोन्स की ज़रूरत है उनको लोन दिया जाता है। उनको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स। बैंक्स आप देखोगे इस चैप्टर में, जैसे इन्होंने कहा है कि कमर्शियल बैंक्स आर एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द इकोनॉमी फॉर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू इट्स कस्टमर्स। अ बैंकिंग कंपनी इन इंडिया, बैंकिंग कंपनी इन्होंने वर्ड यूज किया है। अ बैंकिंग कंपनी इन इंडिया is the one which transacts the business of banking, which means accepting for the purpose of lending and investment of deposits of money for the public। देखो, अब बैंकिंग कंपनी इन इंडिया, बैंकिंग कंपनी वर्ड बोला है क्योंकि बैंक्स ज़्यादातर जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में स्टार्ट किए जाते हैं, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में स्टार्ट किए जाते हैं, ठीक है, उनको हम कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं, और नहीं तो जितने भी बैंक्स हैं दे आर आइदर have been started as a joint stock company or a statutory corporations by the government, ठीक है। अगर वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है तो वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में खोला गया है, रजिस्टर्ड बैंक है, और अगर गवर्नमेंट बैंक है तो वो एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के अंडर खोला गया है, ठीक है, या गवर्नमेंट कंपनी के रूप में खोला गया है। तो एक बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज द वन विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। अब बिजनेस ऑफ बैंकिंग का मतलब देखो, इन्होंने बताया बिजनेस ऑफ बैंकिंग का क्या मतलब है, विच मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेएबल ऑन डिमांड, कि पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करती है, क्यों करती है, ताकि हम इसको आगे लोन दे सकें। रीपेएबल ऑन डिमांड का मतलब क्या है कि जब चाहो आप अपना पैसा वापस ले सकते हो, और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज, ठीक है, आप चेक से, ड्राफ्ट से पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो। इन सिंपल टर्म्स, अ बैंक एक्सेप्ट्स मनी ऑन डिपॉजिट्स, रीपेएबल ऑन डिमांड एंड ऑल्सो अर्न्स अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लैंडिंग मनी, ठीक है। अब बैंक स्टिमुलेट्स, स्टिमुलेट का मतलब बढ़ावा देना, इसमें लिखा बैंक स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट बाय डीलिंग इन मनी। देखो, बैंक मीडिएटर के रूप में क्या करता है, लोगों की छोटी छोटी बचतों को जब वो इकट्ठा कर लेता है तो उसके पास एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। उस बड़े अमाउंट की ज़रूरत जिसको होती है वो उसको लेकर अपना बिजनेस की एक्टिविटीज़ आगे बढ़ाता है। और आप आगे इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे कि बैंक के पास अगर 1 रुपया जमा होता है तो उस 1 रुपये के बदले में वो 10 लोगों को भी लोन दे सकता है। उस 1 रुपये का लोन, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि हम 1 रुपया अगर बैंक में जमा करवाते हैं तो उस 1 रुपये से बैंक कई लोगों को लोन देता है। वो कैसे देता है, कैसे वर्क प्रोसेस चलता है, ये चीज़ आपको इकोनॉमिक्स में समझ में आएगी। मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सोचो, अगर आपने जो पैसा घर में रख रखा है, इसका मतलब क्या है कि आपने इकोनॉमी की ग्रोथ में आप बाधा बन रहे हो। अगर आपका वो पैसा बैंकिंग सिस्टम में चला जाए तो आपके पास अगर 1000 रुपये पड़े हैं तो इसका मतलब आप 10,000 रुपये के लोन को रोक रहे हो, और 10,000, आपका 1,000 रुपया 10,000 रुपये तक का लोन क्रिएट कर सकता था। 10,000 क्या, ये और भी कुछ होता है, मतलब कई मल्टीपल्स, 10 फिक्स नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। वो कई चीज़ें होती हैं, उस पर डिपेंड करता है कि 1 रुपया कितने रुपए का लोन दे सकता है। तो अगर वो लोन चला जाता है तो क्या, पूरी इकोनॉमी में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है ना, तो पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। अगर बैंक ना हो तो क्या होगा, बैंक्स ना हो तो क्या होगा बताओ। आप लोग अपना पैसा अपने पास रखोगे, आप केवल उसको पैसा दोगे आप जिसको बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो या जानते हो, और आपका लेकिन रिस्क बना रहेगा, और छोटी छोटी बचतें लगी रहेंगी। जिसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है उसको लोन देने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाएगी। देखो, इट मोबिलाइजेज द सेविंग ऑफ पीपल एंड मेक्स फंड्स अवेलेबल टू बिजनेस फाइनेंसिंग देयर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उनके जो भी खर्चे को पूरा करने में हेल्प करता है, और ये अलग अलग तरह के जैसे इंटरेस्ट देना, डिस्काउंट करना, ये सब काम करता है,
ठीक है। टाइप्स ऑफ बैंक देखो, बैंक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑफ, इन्होंने लिखा हुआ है। जैसे कमर्शियल बैंक्स, जो आप लोग जितने भी ये केनरा बैंक में जाते हो, आप बैंक ऑफ इंडिया में जा रहे हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में जा रहे हो, स्टेट बैंक में जा रहे हो, ये कैसे बैंक्स हैं? कमर्शियल बैंक्स। इनको हम कमर्शियल बैंक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जनरल पब्लिक के साथ भी डील करते हैं और बिजनेस हाउसेस के साथ भी डील करते हैं। जो ये लोग बैंक पब्लिक से पैसा लेते हैं और पब्लिक को ही पैसा लोन के रूप में देते हैं, चाहे वो हाउस लोन दें, होम लोन दें, ऑटो लोन दें या बिजनेस लोन दें, तो हम इनको बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स। यानी कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स हैं जहाँ पर वो लोग पब्लिक और बिजनेस हाउसेस दोनों के साथ ट्रांजैक्शंस करते हो, ठीक है। दूसरा हो गया कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है? जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर बनाए गए बैंक्स हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपने पढ़ी हैं, जिसमें मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं, जो कॉमन पर्पस के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, और उनका रजिस्ट्रेशन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर। तो कोऑपरेटिव जैसे बताया ना, अलग अलग वो किसी भी काम के लिए काम शुरू कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो छोटे छोटे जिनको लोन्स की ज़रूरत है, तो वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और वो अपने आप को कोऑपरेटिव बैंक के रूप में अंडर रजिस्टर करके उसके मेंबर बनते हैं। मेंबर्स आपस में मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर जिस मेंबर को उसकी ज़रूरत होगी उसको वो पैसा देते हैं। आपने, लेकिन ये कमेटी नहीं है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा आपके एरियाज़ में लोकल लोग कमेटीज़ डालते हैं, होता कुछ कुछ ये उसकी लाइन पर ही है, बट कमेटीज़ एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आर डिफरेंट। कमेटीज़ आर नॉट लीगल, दे आर नॉट रजिस्टर्ड नहीं है। अगर कमेटी में, हालांकि ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर आपसी ज़रूरत के लिए ग्रुप बना लेते हैं, एक कमेटी ऑर्गेनाइजर होता है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है, बट काम ये उसी मतलब उस टाइप का होता है। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं प्रॉपरली रजिस्टर्ड होती हैं। इनके ऊपर भी अदर बैंक्स की तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कानून चलते हैं, ठीक है। तीसरे हैं स्पेशलाइज्ड बैंक, इनको हम डेवलपमेंट बैंक्स भी बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए थे। खासतौर पर जब 1956 में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, बताया था मैंने आपको, ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी अलग अलग। 1956 में एक पॉलिसी बनाई जिसके अंडर उन्होंने पूरा प्लान तैयार किया था कि कंट्री की डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे की जाएगी, कैसे कंट्री में इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बताया था मैंने आपको कि उस टाइम इंडिया में कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, इंडस्ट्रीज़ बहुत ही लो लेवल पर थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने अलग अलग बैंक्स बनाए जो अलग अलग तरह की काम को, अलग अलग तरह की एक्टिविटी को बढ़ावा दे सके, ठीक है। उनको उन्होंने डेवलपमेंट बैंक्स का नाम दिया, जिनका पर्पस था एज अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ने वो बैंक्स बनाए थे। जैसे हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक बनाया गया, जो HDFC है, पहले वो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के रूप में बनाया गया था। ICICI भी ऐसे बनाया गया था, बाद में इसको प्राइवेट सेक्टर का बैंक बना दिया गया। तो स्टार्टिंग में जो है ये बैंक्स बनाए गए थे स्पेशल पर्पस से। तो कमर्शियल बैंक्स आर इंस्टीट्यूशन, ये मैंने आपको बता दिया। कमर्शियल बैंक्स को देखो आप अंडरलाइन कर लो, दे आर गवर्न्ड बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कमर्शियल बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है? कौन रेगुलेट करता है? हाँ जी, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और एंड अकॉर्डिंग टू इट, इसमें देखो बैंकिंग का मतलब क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। देखो इसका मेन कमर्शियल बैंक का काम क्या है? पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना और उस पैसे को इकट्ठा करके क्या करना, उसका कहीं पर किसी को लोन देना। लैंडिंग का मतलब क्या है? लोन देना, ठीक है, या कहीं पर इन्वेस्ट करना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, देखो इन्होंने बताया 2 टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक है, पब्लिक सेक्टर के बैंक और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के बैंक कौन से होते होंगे? हाँ जी, जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। पब्लिक सेक्टर के बैंक यानी कि जिनको गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट का मेन पैसा लगा हुआ है, जिसका प्रॉफिट और लॉस
गवर्नमेंट बियर करती है, जिनको गवर्नमेंट ने एज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या एक गवर्नमेंट कंपनी के रूप में स्टार्ट किया था। ज़्यादातर बैंक जो है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के रूप में काम करते हैं, ठीक है। ये हम जो जितने, आप कुछ नाम बता सकते हो मुझे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के? SBI, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या है हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स क्या होते होंगे? जो प्राइवेट लोगों ने एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी जिनकी शुरुआत की हुई है, ठीक है। तो देखो इन्होंने नाम भी दे रहा है, नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो बेटा ये आपके पेपर में पूछ सकते हैं कि बताओ ये किस सेक्टर का बैंक है। खास तौर पर इन्होंने जो नाम दिए हैं SBI, PNB, IOB एटसेट्रा। और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स क्या हैं देखो, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, जम्मू कश्मीर, इस टाइप के जो ये 2-4 बैंकों के नाम दिए हुए हैं, और इसके अलावा भी हैं। ये तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। दूसरा, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर बने होते हैं, मैंने बता दिया। और इनका मेन मकसद क्या होता है, मोटिव, टू प्रोवाइड चीप क्रेडिट, इजी क्रेडिट। चीप का मतलब क्या है, सस्ते, कम लोन पर, कम इंटरेस्ट पर और कम फॉर्मेलिटीज़ के साथ लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। इसके बाद स्पेशलाइज्ड बैंक, ये क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स हो गए, जैसे इंडस्ट्रियल बैंक्स हो गए, डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब ये जो है ना, इनका काम क्या है, नाम से पता चल रहा है। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, इसका मेन काम क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर्पस के लिए पैसा लोन प्रोवाइड करना, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक्स है, उनका मकसद क्या है कि अलग अलग जो है इंडस्ट्रीज में पैसा लोन के रूप में देना, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है लोगों को लोन्स प्रोवाइड करते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक। इसके बाद मेन है हमारा सेंट्रल बैंक। आपको पता है हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक कौन सा है? सेंट्रल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री में एक बैंक सेंट्रल बैंक होता है। ये वो बैंक होता है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी में मनी, करेंसी को कंट्रोल करती है। लोगों के पास कितना पैसा हाथ में होना चाहिए। कई बार आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि गवर्नमेंट अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट नोट क्यों नहीं छाप लेती? गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है, खर्चा करना है, नोट छापेगी और बांट दे। और गवर्नमेंट खूब सारे नोट क्यों नहीं छाप लेती और क्यों नहीं बांट देती? क्या आपको क्या लगता है, ये सही क्वेश्चन है ये हमारा? क्या होना चाहिए, क्या ये क्या होगा अगर गवर्नमेंट ऐसा कर दे तो? वैल्यू कम हो जाएगी। किस चीज़ की? मतलब पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी। खत्म। एक मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 लीटर दूध 10 लाख रुपए में मिले, है ना। कभी आपके, इस वक्त हम लोग 1 लीटर दूध 58-60 रुपीज़ का ले रहे हैं। आपके दादा या और भी अगर बड़े लोग हों तो उनको लगे, उनके लिए तो ये भी बहुत महंगा, उन्होंने कभी 1 पैसा लीटर भी दूध खरीदा होगा या दूध फ्री में भी लिया होगा। तो सोचो आप जैसे क्यों, और ये क्यों हो रहा है? एक तो उसके 2 ही कारण है ना। एक तो यही है कि अगर हम नोट ऐसे ही छाप दें और सामान प्रोड्यूस ना हो तो क्या होगा, उसी सामान की वैल्यू प्राइस बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ना मतलब प्राइस बढ़ना, है ना। तो गवर्नमेंट जो है सेंट्रल बैंक के थ्रू डिसाइड करती है कि कितनी करेंसी किसी कंट्री में होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। क्या लोगों, अगर उन्हें किसी एक्टिविटी को बढ़ावा देना होता है तो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के थ्रू उन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देती है, चाहे वो डायरेक्टली उनको लोन दे, डायरेक्टली पैसा करवाए, या इंटरेस्ट रेट कम करके। आजकल आपने सुना होगा, आपको ये पता है इस वक्त इंटरेस्ट रेट इंडिया में बहुत लो चल रहे हैं? कभी कोई ऐड सुनी है? होम लोन बहुत सस्ते हो गए हैं, या आपके घर में कहते होंगे बैंकों में पैसा जमा करवाओ तो लोन ही, उसके ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं है, बहुत कम इंटरेस्ट है। सुने हैं कभी ये बातें घर में किसी से सुनी है? तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने इस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिले। लोग, सस्ते होम लोन होने के कारण लोग मकान खरीदें, मकान खरीदेंगे तो अदर सारी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलेगा। FD वगैरह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने कम क्यों किया हुआ? ताकि लोग अपनी सेविंग्स को बिजनेस एक्टिविटीज़ में लगाएं या खर्च करें। हम जब पैसा खर्च करते हैं
तो उससे इकोनॉमी बढ़ती है। अगर हम पैसा खर्च करने की बजाय सेव करते हैं तो हम खुद तो सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी खतरे में आ जाती है। अगर आप पैसा खर्च नहीं करोगे, एक व्यक्ति का खर्चा क्या होता है, दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होता है, वो इनकम नहीं। अगर आप 10 रुपए के, मान लो 10 रुपए की आइसक्रीम खा रहे हो तो क्या होगा, आइसक्रीम वाले की इनकम। आइसक्रीम वाले की इनकम होने से आइसक्रीम बनाने वाले की इनकम, उसकी फैमिली की इनकम, फैमिली खर्च करेगी, किसी और की इनकम। अगर वो 10 रुपए आपने अपने घर में रख लिए तो क्या होगा, सबकी इनकम रुक जाएगी ना। तो इसीलिए कहते हैं सेविंग करके, हालांकि हम ये कह रहे हैं कि या तो बैंकिंग में ले जाओ, आप बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए तो आप सीधा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, बिजनेस हाउसेज में शेयर्स खरीदो और चीज़ें खरीदो, सीधे उनको पैसे दो। तो जब भी गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना होता है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को, तो गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देती है ताकि लोग ज़्यादा खर्चा करें। और जब गवर्नमेंट चाहती है कि सामान कम है, लोग खर्चा ज़्यादा करें, जब सामान ज़्यादा हो जाए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, तो गवर्नमेंट कंजम्पशन को बढ़ावा देती है। कंजम्पशन मतलब खर्चा करें, लोग सामान खरीदें, उसको बढ़ावा देने के लिए उनको पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनको पैसा सस्ते रेट पर अवेलेबल करवाती है। पैसा सस्ते रेट पर अवेलेबल होगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि वो लोग, अब देखा ना, बिना विदाउट इंटरेस्ट के आप देख रहे हो मोबाइल्स मिल जाते हैं, टीवी मिल जाते हैं, फ्रिज मिल जाते हैं, तो लोग ईएमआई पर इजीली मिल रहे हैं तो लोग भी फटाफट खरीद लेते हैं। चीज़ इकट्ठे में खरीदनी डिफ़िकल्ट लगती है, तो उससे कंजम्पशन को बढ़ावा मिलता है। जब लगता है लोग ज़्यादा खरीदने को तैयार है लेकिन सामान अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट उस टाइम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देती है ताकि वही लोग खरीदें जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो अफोर्ड कर सकते हैं। समझ गए? तो ये सारे काम कौन करता है, ये बैठकर कौन इतने दिमाग लगाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आज आपको पता है 8 नवंबर है, क्या देश में क्या बड़ी घटना हुई थी 2016 में, डीमोनेटाइजेशन, है ना। वो सारा किसने कंट्रोल किया था डिमोनेटाइजेशन को? आरबीआई ने। आरबीआई ही सारे उसमें रहा ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पूरा का पूरा जो मनी का फ्लो है गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के थ्रू कंट्रोल करती है। ठीक है, इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी मतलब मनी से मनी वाली पॉलिसी को गवर्नमेंट किस बैंक के थ्रू करती है कंट्रोल? आरबीआई, सेंट्रल बैंक के थ्रू। और इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री का सेंट्रल बैंक का अलग अलग नाम होता है। हर कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, सेंट्रल बैंक। हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी ये जो ये वाला बैंक है, ये सारे जो है कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल बैंक्स जितने भी हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है, क्योंकि गवर्नमेंट इनके थ्रू ही सारा कंट्रोल करवाती है, यही सबके ऊपर कार्यवाही करता है। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक, इसमें फंक्शंस ऑफ बैंक। फंक्शंस ऑफ बैंक देखो, पहला फंक्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, है ना। क्या होता होगा इसमें? जो भी हम पैसे डिपॉजिट करें वो बैंक के लिए क्या बन जाता है? हम जब बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, हमारे लिए बैंक में जमा हुआ पैसा क्या है? एसेट। बैंक के लिए वो क्या है? लायबिलिटी। बैंक ने हमारे से एक तरह से लोन ले लिया, तभी तो हमें इंटरेस्ट दे रहा है ना। बस फर्क क्या है, वो लोन हम जब मर्जी निकाल सकते, वापस ले सकते हैं, है ना। रीपेबल ऑन डिमांड होता है। तो ये बैंक्स आर बोथ बोरोवर्स। बैंक जो है बोरोवर कब होते हैं? जब बैंक किसी से पैसा डिपॉजिट लेते हैं। बैंक बोरो कब? हम पैसा जमा करवा के आ रहे हैं, तो बैंक क्या हमारे से पैसा बोरो कर रहा है। बोरोवर कौन होता है? जो पैसा उधार लेता है। बोरोवर कौन होता है? जो पैसा उधार लेता है। लेंडर कौन होता है? जो पैसा उधार देता है। तो बैंक्स आर बोथ द बोरोवर्स एंड द lenders. So when we deposit the money in the bank, the bank becomes borrower, and when we take a loan from the bank, he becomes lender and we become the borrower. ठीक है।
आप देखो इसमें ये जो है 3 तरह के अकाउंट जनरली जो है ना, डिपॉजिट्स जो होते हैं बैंक में, जो पैसा डिपॉजिट होता है वो 3 तरह के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होता है। देखो कौन सा? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, है ना। करंट अकाउंट आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बताया होगा मैडम ने। जो बिजनेस हाउसेज जो अकाउंट खोलते हैं जनरली वो करंट अकाउंट होते हैं। अब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है? मैम करेंट अकाउंट में हम ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, पर हम वो सेविंग अकाउंट में वो फैसिलिटीज नहीं होती है। कुछ बैंक्स देते हैं, सेविंग अकाउंट में भी कुछ बैंक देने लगे, लेकिन करंट अकाउंट में ज़्यादातर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। सेविंग अकाउंट में दे देंगे, उन्हें कुछ प्रूफ रखना पड़ता है। हाँ जी, कुछ सिक्योरिटी होती है। करंट अकाउंट में देखो, सेविंग अकाउंट में तो हम हमारी जो इनकम होती है, ठीक है, वो हम पूरी की पूरी इनकम, जो हमारा प्रॉफिट इनकम यानी सैलरी मिली, रेंट मिला, कुछ भी मिला, हम सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं और उसमें से जो पैसा हमें चाहिए विड्रॉ कर लिया, बाकी हमारी जो सेविंग होती है वो वहीं सेव रहती है। करंट अकाउंट, करंट का मतलब होता है जो चलता रहे, ठीक है। करंट अकाउंट का मतलब है कि हमारे सिर्फ रोज उसमें पैसा जमा होता है, रोज पैसा निकलता है, और उसके अंदर जो पैसा जमा होता है वो हमारी इनकम नहीं होती, वो हमारी कलेक्शन होती है। जैसे दुकानदार है, उसको रोज कलेक्ट करता है पैसा, जब माल बेचता है तो कलेक्शन होती है, जब वो माल खरीदता है तो पेमेंट होती है। तो वो जो कलेक्शन और पेमेंट का काम होता है वो थ्रू द करंट अकाउंट। और मैम उस पे इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। हाँ जी, करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट भी मिलता है। करंट अकाउंट पर कई बार बैंक चार्जेस भी लेता है, लेकिन करंट अकाउंट मेनली बिजनेस हाउस खोलते हैं जिसमें वो अपनी टोटल रिसीप्ट भी जमा करते हैं। अब मान लो एक दुकानदार की 20 लाख की कलेक्शन है, 20 लाख की सेल हो गई, तो 20 लाख की सेल उसकी करंट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी और वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी, वो उसकी कलेक्शन होती है। उस कलेक्शन में से वो पेमेंट करेगा, ठीक है। तो रोज वहाँ पर पैसे जमा होते हैं और बैंक दिन में कई कई बार पैसे जमा हो सकते हैं। सेविंग अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, बहुत कम ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट आर फॉर एनकरेजिंग सेविंग्स बाय द इंडिविजुअल्स, बैंक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एज डिसाइडेड बाय आरबीआई ऑन दीज डिपॉजिट्स। हालांकि आरबीआई ने अब ये सभी बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। विड्रॉल फ्रॉम दीज अकाउंट्स हैज सम रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, जैसे कि आप एक दिन में 50,000 रुपये से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते कैश में, है ना, लेकिन करंट अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। ऐसे विड्रॉल पर भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप 20,000 से ज़्यादा या एक दिन में आप एटीएम से 25,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। आपको अगर बहुत ज़्यादा पैसा निकालना है तो बैंक आपसे पूछताछ भी कर सकता है, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता। फिर इसके अलावा आपने देखे होंगे एक होते हैं फिक्स डिपॉजिट्स, हम जिसको एफडी बोलते हैं आम भाषा में, वो एक फिक्स टाइम के लिए की जाती है जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हायर होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक रेकरिंग डिपॉजिट होती है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा काम क्या है बैंक का? लैंडिंग ऑफ फंड्स, फंड्स को उधार देना। ये फंड्स जो हैं बिजनेस हाउसेस को भी मिलते हैं और इंडिविजुअल्स को भी मिलते हैं, पर मेनली ये बिजनेस हाउसेस को बहुत ज़्यादा लोन देते हैं। और देखो किस रूप में देते हैं। दीज एडवांसेस कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट, यानी जितना पैसा आपने जमा कर रखा है आप उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लो। कैश क्रेडिट, कैश में आपके अकाउंट में क्रेडिट डाल दिया जाता है, कैश क्रेडिट बोल देते हैं। जैसे आपका लोन सैंक्शन होकर आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया पैसा, आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हो। डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल, आपने बिल रिसीवेबल अगर चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें डिस्काउंटिंग का एक सिस्टम होता है कि आपको पैसा जो बाद में कोई और देगा आप बैंक से पहले ले लेते हो। टर्म लोन, कंज्यूमर क्रेडिट एंड अदर मिसलेनियस एडवांसेस। चले जाओ कोई बच्चा, टाइम हो गया क्या बेल का? The funds lent out by bank contribute a great deal to trade, industry, transport and other business activities. तो मेन तो दो ये काम है। इसके अलावा चेक फैसिलिटी देता है बैंक, चेक से आप पैसा निकाल सकते हो, चेक से आप पैसा किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। और आजकल तो बैंकों ने चेक फैसिलिटी के अलावा इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे दी हैं, आजकल नेट बैंकिंग स्टार्ट कर दी है, ई बैंकिंग स्टार्ट कर दी है, तो वो कर सकते हो। इसके बाद रेमिटेंस ऑफ फंड, रेमिटेंस ऑफ फंड यानी कि एक जगह से पैसे दूसरी जगह भिजवाना, ठीक है ना। आपका पैसा जमा है और आपको किसी को पेमेंट करनी है। हाँ जी, अनदर साइलेंट फीचर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज ऑफ प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। आप फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह।
और इसके अलावा एलाइड सर्विसेज, एलाइड का मतलब रेमिटेंस फंड, और उसके अलावा आप जो है बैंक जैसे लॉकर की फैसिलिटी देता है और जो अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ देता है वो आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक का टॉपिक हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ई बैंकिंग के बारे में बताऊंगी। वैसे ई बैंकिंग के बारे में अब आप लोग बहुत जानते हो। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, तो ये आप काफ़ी कुछ जानते हो।